गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश सामोता आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रायिकता के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम प्रायिकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानेंगे कि प्रायिकता की शुरुआत कैसे हुई थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता की शुरुआत जुए के खेल से हुई थी। उस समय एक प्रसिद्ध जुआरी था जिसका नाम सेवेलियर डी मोरे था। सेवेलियर डी मोरे जुए के खेल में काफी इंटरेस्ट रखता था। ये हर तरह का जुआ खेलता था। अब क्या हुआ, जब ये एक बार पासे का खेल खेल रहा था तो उस समय पासे को समझने में इसे कठिनाई अनुभव होने लगी। तो ये अपनी समस्याओं को लेकर उस समय के प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ बेलेज पास्कल के पास जाता है और उन्हें बताता है। बेलेज पास्कल पासे से संबंधित सभी समस्याएं जो इनको आई, उन सबके बारे में प्रसिद्ध गणितज्ञ बेलेज पास्कल को बताया। जब बेलेज पास्कल ने देखा पासे से संबंधित समस्याओं को, तो उन्हें उन समस्याओं को हल करने में काफी आनंद आने लगा। उनकी इन समस्याओं को हल करने में रुचि जागृत होने लगी। बेलेज पास्कल ने पासे को समझा और उसके बाद उन्होंने इनके समकालीन गणितज्ञ पीरे डी फर्मा के पास गए और उनसे अपनी समस्याओं को, अपने रुचि के विषय को साझा किया। पीरे डी फर्मा ये भी फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जो काफी फेमस थे। तो बेलेज पास्कल ने पासे से संबंधित समस्याओं को पीरे डी फर्मा से साझा किया और दोनों ने मिलकर स्वतंत्र रूप से अलग अलग रहकर पासे से संबंधित समस्याओं को सुलझाया और उनके ऊपर काफी अध्ययन किया। उसके बाद इनके समय से ही प्रायिकता के सिद्धांत की शुरुआत हुई। अन्य भी काफी सारे गणितज्ञ थे, जिनमें एक प्रसिद्ध इतालवी गणितज्ञ जे कार्डन, इन्होंने प्रायिकता पर एक पुस्तक लिखी जो काफी फेमस हुई। वो है बुक ऑन गेम्स। ऑफ चांस। ये पुस्तक थी जे कार्डन की, जो प्रायिकता के बारे में काफी कुछ सिखाती है। प्रायिकता के सिद्धांत के ऊपर इन्होंने ये एक पुस्तक लिखी थी जिसमें पासे से संबंधित समस्याएं थी। काफी सारे उनके अनुप्रयोग थे जो इस पुस्तक में मिलते हैं। इसके अलावा भी जो प्रायिकता का सिद्धांत है, प्रायिकता के अंदर जिन गणितज्ञों ने योगदान दिया उनमें बर्नौली का भी काफी योगदान रहा। और थे गणितज्ञ लाप्लास है, इन्होंने भी इन सभी समस्याओं को हल करने में अपना काफी योगदान दिया। तो ये सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर प्रायिकता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे आज हम लेक्चर के रूप में पढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शुरुआत करते हैं। हमने दैनिक जीवन में काफी कथन पढ़े हैं। जैसे हमें सुनने को मिलता है, संभवतः आज वर्षा होने वाली है। इसमें क्या किया है, अनुमान लगाया हमने। क्या स्टेटमेंट था, संभवतः आज वर्षा होने वाली है। संभवतः आज वर्षा होने वाली है। ये जो कथन है, इसमें संभवतः आज वर्षा होने वाली है, इसमें हमें जो घटना है उसके अनिश्चितता, जो घटना घटित होने वाली है उसमें अनिश्चितता की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही है। कहने का मतलब हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः
संभावना है कि आज वर्षा होने वाली है। कहने का मतलब है कि आज वर्षा हो भी सकती है और आज वर्षा नहीं भी हो सकती है। केवल हमारा क्या है, अनुमान है। जो कथन है उसमें किसकी भावना झलक रही है, अनिश्चितता की भावना झलक रही है। मतलब घटना का घटित होना, अनिश्चितता की भावना झलक रही है। इसी तरह से और भी काफी सारे स्टेटमेंट हमें सुनने को मिलते हैं, ऐसे कि आज भारत मैच जीतेगा। तो जब मैच होता है तो उस स्थिति में टॉस होता है, तो हम ये कहते हैं कि आज भारत के टॉस जीतने की संभावना 50% है। 50% है भारत के टॉस जीतने की संभावना। टॉस जीतने का संयोग कह दो चाहे संभावना कह दो, संयोग 50% है। इसका मतलब यहां पे ये जो संयोग शब्द आया है, ये इसमें क्या कह रहा है, हमें अनिश्चितता की भावना शो कर रहा है कि ये जो आप सोच रहे हो, आप जो अनुमान लगा रहे हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये इसकी संभावना क्या है, 50% है। तो इस घटना में भी क्या हो रहा है, अनिश्चितता का भाव झलक रहा है। इसके अलावा भी आप अपने दैनिक जीवन में काफी सारे उदाहरण काम में ले सकते हो। जैसे मान लो किसी ने कक्षा 10 की परीक्षा दी और हम कहें कि कविता के कक्षा 10 में पास होने की संभावना कम है। कक्षा 10 में कविता के पास होने की संभावना सबसे कम है। तो इसमें केवल अनुमान लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि कविता पास हो भी सकती है और पास नहीं भी हो सकती। या मैं ये कहूं कि कविता के प्रथम आने की संभावना, कविता के अपनी कक्षा में प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। तो ये हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा बच्चा भी ऐसा हो सकता है जो कविता से भी अधिक प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर आ सकता है, लेकिन हमने क्या किया है, अनुमान लगाया है। कविता के कक्षा 10 में प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। इसमें अनुमान लगाए। इसी तरह से आपके दैनिक जीवन में काफी सारे आपको हजारों एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जिसमें हमें अनुमान लगाना पड़ता है। अब हम ये कह सकते हैं किसी भी सूचना के बारे में सब सारे जब हमने स्पष्ट किया, सभी कथन पढ़े, तो उनमें सभी में ये बात सामने आ रही है कि यदि किसी घटना में या जो हम अनुमान लगा रहे हैं या जो कथन हम पढ़ रहे हैं उस कथन में यदि अनिश्चितता का भाव है तो वो सारे के सारे जिस गणित की शाखा में अध्ययन करते हैं वो होती है प्रायिकता। अब देखते हैं प्रायिकता की डेफिनेशन, परिभाषा। प्रायिकता किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, हमने जो कथन पढ़े हैं उनमें संभवतः शब्द आया है, संयोग शब्द आ रहा है, इसी तरह से और काफी सारे शब्द जिनमें अनिश्चितता का भाव है। तो हम ये कहेंगे कि संभवतः, संयोग जैसे अनिश्चितता वाले कथन हैं उनका गणितीय रूप में मापन ही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। संभवतः, संयोग, अनुमान अथवा अनिश्चितता का गणितीय रूप में मापन ही प्रायिकता कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। और भी काफी तरीके से हम डेफिनेशन देखेंगे। बाकी जो आपकी स्टेटमेंट है दैनिक जीवन में आप काम लेते हो उनसे यही परिभाषा स्पष्ट होती है कि जो भी इस ब्रह्मांड जगत में अनिश्चितताएं हैं, यदि उस अनिश्चितता को हम गणितीय रूप में डिफाइन करना चाहें या गणितीय रूप में मापना चाहें तो वो मापन क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं।
तो इस तरह से ये प्रायिकता की आपके सामने परिभाषा उभर कर आती है। और भी हम दैनिक जीवन में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें घटनाओं की बात करेंगे, किस तरह से घटनाएं घटित होंगी, क्या होगा। तो देखो अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो सबसे पहले घटनाओं से, घटना के रेस्पेक्ट में यदि हम परिभाषा देना चाहें तो प्रायिकता की हो जाएगी किसी घटना की घटित होने। अब हो सकता है अनुमान लगा रहे हैं तो घटना घटित हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, घटना घटित नहीं भी हो सकती है। तो हम ये परिभाषा देंगे कि किसी घटना के घटित होने अथवा घटित नहीं होने की माप क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। सबसे पहले परिभाषा जो आपको याद रखनी है, जो आपको ध्यान रखनी है, किसी घटना के घटित होने या घटित नहीं होने की माप को प्रायिकता कहते हैं। अब देखो परिभाषा पढ़ ली हमने, किसी घटना के घटित होने या घटित नहीं होने की माप को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है घटना। तो घटना को जो इंग्लिश में है हम कहते हैं इवेंट। ये शब्द काफी काम में आएगा। घटना को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इवेंट, EVENT। इसका जो ई शब्द है जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो ई घटना के लिए शॉर्ट फॉर्म में काम लेंगे। तो अब घटना की परिभाषा लिख दी हमने। अब प्रायिकता के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो जो प्रायिकता का मापन किया जाता है वो 0 से 1 स्केल पर होता है हमेशा। प्रायिकता का मापन सदैव 0 से 1 स्केल पर किया जाता है। अब देखो इस स्केल का, ये जो पैमाना हमने पढ़ा है इसका काफी इंपॉर्टेंस है। हमेशा क्या, प्रायिकता का मापन हमेशा 0 से 1 स्केल पर किया जाता है। कहने का मतलब आपके सामने क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए, हमेशा आपका जो आंसर होगा वो या तो 0 होगा या फिर 0 और 1 के बीच की कोई भी संख्या होगी जो 0 से बड़ी हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है। या फिर क्या होगा, प्रायिकता का मान 1 हो सकता है। 1 से बड़ा कभी भी आपके पास प्रायिकता का आंसर नहीं आएगा। यदि आप ऐसा कर रहे हो और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता या घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान 1 से बड़ा या फिर 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है आपने क्वेश्चन को क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। तो ये सबसे पहली थी आपको जो सावधानी रखनी होगी। अब देखो किसी घटना की प्रायिकता 0 कब होगी, यदि आपके पास किसी घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये ई किसके लिए काम में लिया है, इवेंट के लिए काम में लिया है। इवेंट में जो ई पहला वर्ड आता है उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। कहने का मतलब घटना की प्रायिकता। तो घटना की प्रायिकता जब भी हम देखेंगे तो यदि आपके पास मान 0 आ गया, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान 0 है, तो आपको समझ जाना है कि उस घटना का घटित होना अनिश्चित है, मतलब असंभव है। वो घटना कभी भी घटित नहीं हो सकती है। जैसे सपोज करें, मान लो किसी कक्षा में ओम प्रकाश नाम का विद्यार्थी नहीं पढ़ता है और हम कहें उसी कक्षा में ओम प्रकाश के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब कक्षा में हम जानते हैं कि ओम प्रकाश नाम का कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, तो उस कक्षा में ओम प्रकाश नाम के विद्यार्थी होने की प्रायिकता या जो घटना है वो क्या है, असंभव है, अनिश्चित है। तो ऐसे केस में क्या होता है, प्रायिकता का मान 0 होता है। एक और देखते हैं पासा। पासे पर हमेशा क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। हम पासा फेंकें और कहें कि पासे पर अंक 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जब हमें पता है कि पासे पर 1 से लेकर 6 अंक लिखे होते हैं, तो डेफिनेटली 7 नहीं आ सकता। मतलब पहले ही हमें पता है कि घटना का घटित होना क्या है, असंभव है। तो इसी स्थिति में प्रायिकता का मान 0 होता है जब घटना का घटित होना अनिश्चित हो।
घटना का गठित होना अनिश्चित हो, तो उस स्थिति में प्रायिकता का मान क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह से प्रायिकता का मान 1 कब होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1। 1 कब होता है? देखो, यदि किसी घटना का गठित होना निश्चित है तो उस स्थिति में हमेशा प्रायिकता का मान क्या होता है? 1 होता है। यदि घटना का गठित होना निश्चित है तो उस स्थिति में प्रायिकता का मान 1 होता है। अब देखो कैसे निश्चित है। मान लो आपने पासा फेंका और हम जानते हैं पासे पे 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग लिखी होती है। या हम बात करें सिक्के की, तो सिक्के पर क्या होता है? एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। जब हम सिक्के को उछालें और ये कहें कि हेड या टेल आने की प्रायिकता, हेड और टेल में से कोई सा भी एक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो दोनों में से निश्चित बात है यदि आपका जो सिक्का है वो निष्पक्ष सिक्का है और जो आप डाल रहे हो वहां पे मिट्टी या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें वो बिल्कुल सीधा खड़ा रह सके, तो उस स्थिति में घटना का गठित होना निश्चित है। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उस स्थिति में प्रायिकता का मान क्या होता है? 1 होता है। तो दो चीजें पढ़ ली, कब प्रायिकता का मान 0 होता है, कब प्रायिकता का मान 1 होता है। और किसी भी क्वेश्चन में इनके अलावा घटना का गठित होना अनिश्चित हो तो 0 होगा और निश्चित हो तो 1 होगा। अब इसके बीच में जो भी क्वेश्चन होंगे या जो भी घटनाएं गठित होंगी उनका मान 0 से 1 के बीच में होगा। इनसे ना तो छोटा होगा ना बड़ा होगा। तो ये था आपका प्रायिकता के बारे में प्रारंभिक जानकारी। अब देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिक्के से। तो देखो, सिक्का 2 तरह का होता है, एक निष्पक्ष सिक्का होता है और एक पक्षपात वाला सिक्का होता है। हम अपने चैप्टर में निष्पक्ष सिक्के की बात करेंगे जिसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव होने की संभावना नहीं हो। तो आपको सबसे पहले सिक्के को उछालने पर रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक सिक्के की। एक सिक्के, दोस्तों मैं बता दूं आपको, सिक्के के ऊपर एक तरफ तो होता है हेड। सिक्के के 2 पहलू होते हैं जिनमें एक होता है हेड, इसको हम हिंदी में चित्त कहते हैं, और दूसरी तरफ होता है टेल, इसको हम पट कहते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू, हेड और टेल। अब क्या करते हैं, यदि सिक्के को एक बार उछालते हैं तो सिक्के पर हेड और टेल आने की संभावनाएं कुल कितनी होंगी? तो उस स्थिति में सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के की बात कर रहे हैं, सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम जीरो 2 होते हैं। यदि एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? 0 2 होंगे। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। सिक्के को एक उछाल में या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है, तो संभावित परिणामों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। अब सिक्के की एक उछाल पर आधारित कितने भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप आसानी से कर देंगे, क्योंकि आपको कुल परिणाम पता है कि कितने हैं, 2। अब सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आता है आपके सामने। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला हमें ध्यान होना चाहिए। तो सोल्व करेंगे इसको और प्रायिकता का सूत्र जो है वो यहां पर नोट कर देंगे। प्रायिकता का सूत्र होता है
सबसे ऊपर की तरफ लिखा जाता है घटना के पक्ष में परिणाम और नीचे की तरफ लिखा जाता है कुल संभावित परिणाम। तो ऊपर लिखेंगे घटना के पक्ष में परिणाम, और नीचे लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। अब देखो हमारा क्वेश्चन था एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कुल संभावित परिणाम, हमें कोई भी घटना घटित होगी उससे पहले से ही ध्यान होंगे। तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 2। तो नीचे तो हम आंख बंद करके कितना लिख देंगे? 2। अब घटना क्या घटित करवाना चाह रहा है? सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। अब हमने देखा 2 परिणाम कौन कौन से, एक सिक्के को उछालने पर या तो चित्त आ सकता है या फिर पट आ सकता है, यही 2 परिणाम है। इन 2 परिणामों में से ऐसे कितने परिणाम हैं जो घटना के पक्ष में है? तो चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त कितनी बार आ रहा है? एक बार, तो घटना के पक्ष में परिणाम हो जाएगा 1। तो यहां पर लिख देंगे 1। आपका आंसर हो जाएगा 1/2। यह आ जाएगा सिक्के को एक बार उछालने पर। इसी तरीके से सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो पट कितने परिणाम है? पट के पक्ष में केवल 1 परिणाम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और कुल परिणाम हमेशा 2 ही रहेंगे एक सिक्के को एक बार उछालने पर। तो ये हो गया आपका 1/2। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर क्या होता है। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? सबसे पहले देखो, आपने एक सिक्के को एक बार उछाला था तो हमने देखा कि एक तो क्या आ रहा था? हेड आ रहा था, और दूसरा क्या आ रहा था? टेल आ रहा था। अब क्या कर रहे हैं? एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं। तो जब 2 बार उछालेंगे तो आपको जो एक बार में परिणाम आ रहा है हेड और टेल, उन्हीं को एक बार और लिख लेना है इस तरह से, हेड और दूसरा टेल। अब क्या करना है? 2 के आगे हेड लिख दो और 2 के आगे टेल लिख दो। तो ये हो गए आपके, जब सिक्के को, एक सिक्के को 2 बार उछाले या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछाले, एक ही बात है, तो उसी स्थिति में कुल संभावित परिणाम होंगे ये आपके पास 1, 2, 3 और 4। इसी स्थिति में कुल संभावित परिणाम आ गए 4। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एक सिक्के को 2 बार उछालो या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको हल करेंगे। सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछाला है तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 4 हैं। तो हमने सूत्र देखा था, उसमें क्या लिखा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है? घटना के पक्ष में परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। यही होता है घटना के पक्ष में परिणाम, घटना के पक्ष में परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अब क्या करेंगे? कुल संभावित परिणाम हम पहले से ही जानते हैं, यदि एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम होते हैं 4। अब घटना का पक्ष देखना है, तो घटना क्या घटित हो रही है? दोनों बार चित्त। तो आपके सामने जो चारों परिणाम है आपको पता है, ये भी चित्त आ रहा है, यहाँ पे भी चित्त आ रहा है, यहाँ पे हेड, ये टेल आ रहा है, यहाँ पे हेड, यहाँ पे हेड, यहाँ टेल और यहाँ पे टेल टेल, मतलब दोनों पट। तो क्या कह रहा है? दोनों बार ही चित्त आए। तो इन 4 परिणामों में हमें ऐसा परिणाम देखना है जिसमें दोनों बार चित्त आ रहा है। तो यहाँ पे भी चित्त है, यहाँ पे भी चित्त है।
और अदर 3 परिणामों में एक टेल है और दूसरा हेड है, मतलब एक चित्त है और दूसरा पट है। तो घटना के पक्ष में केवल एक ही परिणाम ऐसा है जो इसको संतुष्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4। यही क्या आ गया आपका घटना की गठित होने की प्रायिकता का आंसर आ गया। धन्यवाद दोस्तों, और कल के लेक्चर में देखेंगे।